हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रज्वल चौहान स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से चैनल जिसका नाम है साइंस वाला। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। और आज ही नहीं, आज से हम डेली यानी प्रतिदिन सीखेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। मैं ये बैच बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जो मैंने शुरू किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको एक भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको जीरो से। अगर आपको एक केमिस्ट्री का एक एलिमेंट भी याद नहीं है, याद करवाने से लेकर और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलवाने तक की गारंटी हमारी। अच्छा, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हमारा साथ देना है, आपको पूरी वीडियो देखना है। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं केमिस्ट्री के आधार की बात करूँगा। आधार क्या होता है, देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। देखिए, केमिस्ट्री होता क्या है, अर्थात रसायन विज्ञान होता क्या है। पहले ये देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं अर्थात केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम कक्षा 6, 7, 8 में थे तो मुझे हम लोगों को एक बुक मिली थी विज्ञान की। हाई स्कूल तक विज्ञान की एक ही बुक मिली, मगर उसमें 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखिए, जब आप 11th में जाएंगे और 12th में जाएंगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से जाएंगे तो वहाँ पर सब बुकें जो हैं अलग अलग हो जाएगी। फिजिक्स की अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी और बायो की अलग होगी। तो आज हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, सबसे पहले जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो रासायनिक विज्ञान अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके लिए सबसे पहले देखिए, जब आप बुक पढ़ते हैं या जब आप रसायन विज्ञान की कोई भी बुक उठाते हैं तो उसमें अभिक्रियाएं वगैरह दी होती हैं। मैं इसे रफ करता हूँ, आगे फिर आपको लिख कर सकता हूँ। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है कि देखिए, डेफिनेशन क्या है इसकी, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा। रसायन विज्ञान की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब रसायन विज्ञान में सबसे पहले क्या होता है, हमें तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कुल कितने तत्व हैं, कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, कितने तत्व मानव ने बनाए हैं, कौन सी गैसें हैं, कौन सी धातुएं हैं। आवर्त सारणी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो वो भी आपको हम बताएंगे। आवर्त सारणी, चलो देखिए, हमारे आसपास जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं, जितनी चीज़ें हमारे चारों ओर दिखाई देती हैं, कुल 118 तत्वों से मिलकर ये बनी है। 118 तत्व हमारी प्रकृति में 118, फिलहाल तत्व तो बहुत से पाए जाते हैं, हमने अभी तक 118 तत्वों की खोज कर ली है। 118 तत्व कौन कौन से हैं, आपको कहाँ मिलेंगे, आप जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में आपको मिलेंगे, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें आपको 118 तत्व मिलेंगे। जो पुरानी आवर्त सारणी आती थी उसमें आपको 118 तत्व नहीं मिलेंगे। कुछ तत्व वगैरह हैं, जैसे 118 नंबर पर जो आता है वो कम है, मतलब कुछ तत्व दिए नहीं है। जो न्यू आवर्त सारणी आई है उसमें सब तत्व, क्योंकि अब सबकी खोज हो चुकी है। अच्छा देखिए, कुल तत्व कितने हैं, 118, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कितने हैं, 118। अच्छा देखिए, प्रकृति में कितने पाए गए, मतलब हमने जमीन से, आसमान से मतलब वायुमंडल से छानबीन करके, खोज के, खनन करके कितने तत्व प्राप्त किए, अर्थात प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं हमारे चारों ओर। देखिए देखिए देखिए, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व 94, यानी कि 94 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। और कृत्रिम, ये लिखा है मैंने, कृत्रिम जो है 24 है, अर्थात 24। कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम का अर्थ होता है जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, मानव ने उसे अपने आप बनाया है, उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। तो कृत्रिम तो देखिए, जब प्रकृति में 94 पाए गए और कुल तत्व कितने थे, मैंने लिखा ये देखो, कुल तत्व 118 है, प्रकृति में 94 पाए गए। तो जब कुल इतने हैं, प्रकृति में इतने पाए गए, तो जो बचे हुए हैं 24 वो मानव ने बनाए हैं।
तो इसमें से जब कुल में से जो प्रकृति वाले माइनस कर दोगे तो जो मानव द्वारा बनाए गए वो तो आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए अणु क्या होता है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखिए मैंने देखा कि एक लोहे का टुकड़ा है, उसके अंदर कई छोटे छोटे अणु हैं। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, परंतु ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अर्थात जब मान लीजिए लोहा है, मैंने इसे पिघलाया और इसमें किसी की अभिक्रिया करवाई, किसी से ZnSO4 वगैरह जिंक सल्फेट की इसमें अभिक्रिया करवाई तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, परंतु इसमें अणु भाग नहीं लेंगे, इसमें भाग परमाणु लेते हैं। परमाणु क्या होता है, एक तत्व हुआ, उसमें कई छोटे छोटे अणु होते हैं, फिर उसके जब अणु की बात करेंगे उसमें कई छोटे छोटे परमाणु होते हैं। अब जब हम परमाणु के अंदर बात करेंगे, चलो मैंने अणु अणु नोट करो, फिर मैं परमाणु पढ़ाता हूँ। अणु अणु जो है कई परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कई परमाणु मिलकर एक अणु बनता है। अब देखिए अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु को यहाँ पर रख दो, रखा रहेगा, परंतु परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर परमाणु को लेकर आओगे, रखोगे, किसी से भी क्रिया कर लेगा, अर्थात वो अपना किसी से क्रिया करता ही है अगर सक्रिय है तो। फिलहाल आप इतना नोट करिएगा। अभी मैं आपको परमाणु के बारे में जानकारी देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, ये मैंने अब देखिए जो परमाणु है, मैंने आपको बताया परमाणु क्या था। सुनो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, मतलब उसे आप मुक्त अवस्था में यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर परमाणु को नहीं रख सकते, मगर रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेने की बात आती है तो ये पहले आते हैं। अब तो हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अच्छा देखिए, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है परमाणु का, ये आपको दिख रहा है। देखिए ये मैंने ऑक्सीजन के परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया, संरचना बनाई है। परमाणु है ऑक्सीजन का। देखिए ये इन्हें बोलते हैं आवर्त, अर्थात कक्षक बोलते हैं, इन्हें हम कक्षक बोलते हैं, कक्षक। और ये बीच में जो है गोला गोल गोल, ये होता है प्रोटॉन। देखिए वहाँ पर भी देखिए, मेरी तरफ भी देखिए ये जो गोल गोल आवर्त होते हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, कक्षक के चारों तरफ गति करते रहते हैं। और बीच में क्या होता है, नाभिक, बीच में नाभिक होता है। ये देखिए यहाँ पर नाभिक होता है। हर तत्व की बात ऐसा ही होगा। डिफरेंस क्या होगा सर? डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो किसी में प्रोटॉन कम होंगे। अच्छा, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये मूल कण है, इन्हें मूल कण बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन और भी कण होते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता है तो उन्हें हम नहीं पढ़ते हैं। हम सिर्फ तीन याद रखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे आप देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना, परमाणु, और परमाणु से मिलकर अणु, और फिर अणु से मिलकर तत्व, तत्व से मिलकर हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनके तैयार हुई है। उसी प्रकार देखिए अब जब परमाणु की बात करते हैं, परमाणु में क्या क्या हमें पढ़ना है। परमाणु में हमें ये अच्छा हाँ, आपके मन में एक सवाल और उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन इतने क्यों किए, ज्यादा क्यों नहीं कर दिए? इसमें ये जो लाल लाल डॉट डॉट दिखाई, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा आज तक, कोई बुक में नहीं दिया है, किसी टीचर ने भी बताया इसमें क्या है। ये देखिए ये कहीं नहीं दिया होता है, मैंने आपको समझने के लिए बनाया है। नाभिक के अंदर लाल लाल जो करके दर्शाए वो मैंने प्रोटॉन दर्शाए हैं, और जो ब्लू कलर में दर्शाए हैं वो न्यूट्रॉन है। देखिए अब इससे आपको क्या समझ में आया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, और बाहर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब हमें इसमें समझने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसका भार वगैरह जब हम निकालेंगे तो पता होना चाहिए भार कैसे निकलता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन है, आप अपनी बुक में जब पढ़ेंगे आवर्त सारणी तो उसमें परमाणु क्रमांक के हिसाब से एलिमेंट रखे गए, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। देखिए परमाणु क्रमांक, अब देखिए परमाणु क्रमांक के हिसाब से एलिमेंट हम रखे गए हैं। और आपको एक चीज आप ध्यान करिए कि जितने परमाणु क्रमांक हैं, याद कर लीजिए, जितने परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व का, जितना परमाणु क्रमांक होता है
उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, याद कर लीजिए। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन या प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। समझ में आया? जितने होते हैं परमाणु क्रमांक उतने, जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व का उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और एक चीज आप और याद कर लीजिए कि उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे क्या समझ में आया? जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इधर देखिए, ये कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब आपके पास अगर आवर्त सारणी हो तो उसमें देखिए, जब ऊपर नंबरिंग के हिसाब से रखेंगे तो ऑक्सीजन जो है 8 नंबर में आता है, अर्थात उसका परमाणु क्रमांक भी 8 ही है। और इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब जब प्रोटॉन की बात करें, मैंने 8 ही लिखे हैं, प्रोटॉन भी 8 होते हैं। अच्छा, ये ब्लू में इनका न्यूट्रॉन का क्या होता है? ये कितने होते हैं? देखिए, न्यूट्रॉन जो है कम ज्यादा होते रहते हैं, न्यूट्रॉनों की कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है। हाँ, लगभग में अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन जो है लगभग में उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब अच्छा देखिए, इतना समझ में आया? क्लियर? इसे आप नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे परमाणु भार। हमने परमाणु पढ़ लिया, अणु पढ़ लिया, परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं। और हाँ, चक्कर क्यों काटते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आज नहीं हो सका तो कल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बस आपको इतना करना है कि अब आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो पूरी देख कर जाइएगा, बस इतना ही करना है आपको। अब देखिए, परमाणु भार क्या होता है? मैंने लिखा है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मैंने परमाणु भार के बारे में क्या लिखा है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए, अभी हमने परमाणु क्रमांक बराबर क्या पढ़ा था? प्रोटॉनों की संख्या, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें न्यूट्रॉन लगभग में होते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, मैंने भी लिखाया था शॉर्ट में। अब देखिए, प्रोटॉन जितने होते हैं उतने परमाणु क्रमांक होते हैं। अब आप देखिए, आपको करना क्या है, याद क्या करना है आपको? सिर्फ आपको परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्व याद कर लेने हैं। अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, मैं भी वो भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए क्या करना होगा कि आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। जब परमाणु क्रमांक याद होगा तो उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अब देखिए कि न्यूट्रॉन की बात कीजिए तो न्यूट्रॉन मैंने बताया लगभग में उतने होते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, ज्यादातर कम नहीं होते, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए किसी तत्व का, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक, आप कहेंगे पता नहीं, मुझे पता तो है, लीजिए अभी ऑक्सीजन का कितना परमाणु क्रमांक था? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ था? 8। अब जब परमाणु भार की बात करेंगे तो उसमें प्रोटॉन भी जोड़ेंगे और न्यूट्रॉन भी जोड़ेंगे। लेकिन प्रोटॉन तो हमें पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो हमें प्रोटॉन पता चलेगा। लेकिन हम न्यूट्रॉन कहाँ से लाएंगे? तो सुनिए, हाँ, न्यूट्रॉन कहाँ से लाएंगे? न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या करना है? मैंने बताया लगभग में दुगने होते हैं, लगभग में उतने ही होते हैं। तो आप क्या करो, प्रोटॉन का दोगुना कर दो। लेकिन कुछ ज्यादा भी होगा, कुछ कम भी हो जाएगा, तो आपको कुछ याद कर लेने। जैसे अब ऑक्सीजन की बात करें तो इसके लगभग में दुगने ही होते हैं, तो 8 का दुगुना 16। तो यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर का क्या हो गया? परमाणु भार बराबर 16। और ये 16 क्या? AMU, 16 AMU, इसका यूनिट AMU है, ये बी नहीं है, सॉरी, यू, AMU, इसका यूनिट मात्रक MU है। MU का अर्थ होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पर जगह कम है थोड़ी। ठीक है, अब देखिए कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार समझ में आया कि क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, आप आंख बंद कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, परमाणु क्रमांक याद करने हैं, उसका दोगुना करना, बस काम खत्म, काम खत्म। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है सिर्फ याद करने को एक चीज मैंने बताई, परमाणु क्रमांक, कुछ याद नहीं करना। और अगर वो भी नहीं होता
तो अगर आपका एक भी कमेंट आएगा उसमें दूसरी वीडियो बनाकर अच्छे से याद करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिर्फ एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा अब देखिए, परमाणु भार आपको समझ में आया। परमाणु भार देखिए, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे हैं, किसी में न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन की जो पहला ही तत्व है, तो उसमें प्रोटॉन होते हैं 0.006, इतने कम प्रोटॉन, तो इसीलिए उसका हम परमाणु भार एक ही लेते हैं। परमाणु क्रमांक भी एक, परमाणु भार भी एक, प्रोटॉनों की संख्या भी एक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक। अच्छा, परमाणु भार थोड़ा मैं समझा दूँ आपको होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था बीच में न्यूट्रॉन होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहते हैं, किसमें, आवर्त में। परमाणु परमाणु है, परमाणु भार का अर्थ होगा कि उसका भार कितना है, उसका वजन कितना है। जैसे मैं कहूँ कि इस मार्कर का वजन कितना है, इसका भार कितना है, तो आप इसे तौलेंगे, जितना इसका भार होगा उसी को आप बता देंगे ये मार्कर का भार है। तो उसी प्रकार जब हम परमाणु की बात करेंगे, देखिए जो मैंने परमाणु बनाया था, ये बीच में मैंने बताया था प्रोटॉन, सॉरी मैंने बताया था बीच में ये नाभिक है, और ये बाहर आवर्त जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अब जब इसका भार निकालेंगे, और ये जो रेखाएं जो मैं बना रहा हूँ, ये नहीं होती, ये काल्पनिक रेखाएं, बस इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है, तो समझ लिया जाता है कि हाँ इसी कक्षक में चक्कर काटेगा, तो इसीलिए बना दी जाती है। ठीक है, तो जब ये रेखाएं वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे और अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में बैठे होंगे, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, सेम उसी प्रकार, जैसे पास सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार। और वो जो हम लोग उसका कक्ष बनाते हैं, कक्ष जिसमें वो पृथ्वी वगैरह घूमती हैं, वो भी नहीं होता है, काल्पनिक ही तो होता है। तो उसी प्रकार सेम ही है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति हमारे पूर्वज कहते हैं कि 3 लोगों से हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब 3 ही हमारे रसायनिक विज्ञान में मूल कर है, क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जिस प्रकार सौर मंडल के चारों ओर हमारे ग्रह घूमते रहते हैं और बीच में सूर्य, उसी प्रकार परमाणु होता है, चारों ओर ग्रहों की भांति इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और बीच में सूर्य की भांति नाभिक है। हम आप तो वो सब बात की बातें उसे सब छोड़ो, आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, एक चीज आपको दिमाग में, अगर आप 100% यहाँ दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, एक प्रश्न उठा होगा कि सर आपने परमाणु भार के लिए क्या क्या जोड़ा, प्रोटॉनों की संख्या जोड़ी, न्यूट्रॉनों की संख्या, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए हैं, ये घूम रहे हैं, प्रोटॉन परमाणु तो पूरा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फिर आपने उसको क्यों नहीं जोड़ा। किसी के दिमाग में आया ही होगा, जो पढ़ रहा होगा, और जो नहीं पढ़ रहा है उसके दिमाग में नहीं आया होगा। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है कि देखिए, लगभग आपको एक चीज बताइए, आप ये मार्कर का वजन लेने के लिए गए और कहीं से एक धूल का कण आया, इस पर बैठ गया, तो क्या आप उसका भी वजन जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि उसका कितना वजन होगा, कितना भी नहीं हो तो आपको उसमें आपको माप भी नहीं पाएंगे, तो बहुत कम होता है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत हल्के होते हैं, इनका वजन बहुत कम होता है। कितना होता है सर, कितना होता है बता दीजिए, कितना होता है। तो ये लीजिए कि कोई एक मैंने प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन प्लस का चार्ज होता है, अभी आपको बताऊंगा। तो एक प्रोटॉन लिया और एक तराजू ले लिया, एक तरफ प्रोटॉन रख दिया, ये मान लीजिए प्रोटॉन रख दिया ये वाला, और इधर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी एक प्रोटॉन को बराबर करने के लिए? एक प्रोटॉन को बराबर करने के लिए 1837 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बताओ, मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके लिए 1837 इलेक्ट्रॉन लाओ, तब एक प्रोटॉन के बराबर होगा वजन। मतलब बहुत हल्के कण हैं ये, बहुत हल्के, पता ही नहीं चलता है कहाँ से आए कहाँ से चले गए। उसी प्रकार अच्छा आप देखिए, इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा सर, आप ये भी तो कह सकते हो कुछ तो हैं उनका तो वजन जोड़िए। अच्छा सुनिए, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़्यादा हम अगर किसी बड़े तत्व की बात करेंगे, बड़े तत्व जैसे 118, मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं छोटे से लेकर। ऑक्सीजन में 8 परमाणु क्रमांक होता है, तो उसमें 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉनों का वजन कितना होगा, एक का तो 1837 होने चाहिए एक के बराबर के लिए।
अगर आपको एक प्रोटॉन के बराबर करना है तो 1837 हो। अब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका क्या वजन जोड़ोगे? तो इसीलिए हम उसमें इलेक्ट्रॉन का वजन नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का भार जोड़ते हैं। आपको समझ में आया? समझ में आया? ये बात याद कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं आपको पूछेगा कोई, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलो अब आपको थोड़ा और जानकारी दूं कि चलो इसे आप पहले नोट, वो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार अन्य सभी तत्वों के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ किसी हाइड्रोजन का बना के दिखाऊंगा आपको परमाणु। ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है क्योंकि ये पहले ही स्थान पर रखा है। ये पहले स्थान पर रखा है, ये इतना हल्का होता है, इसे आवारा तत्व बोलते हैं। ये मुक्त अवस्था में नहीं होता जाता, तो पाया नहीं जाता। अब देखिए जब मैं इसका परमाणु बनाऊंगा तो ये नाभिक हो गया और इसमें एक ही आवर्त बनेगा। ये आवर्त जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से बनते हैं। अच्छा, कोई ये भी बात कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अधिकतम कितने आवर्त हो सकते हैं? तो अधिकतम 7 आवर्त हो सकते हैं, और 7 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इतने तत्व नहीं खोजे जा चुके हैं। कुल तत्व 118 हैं, तो 118 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं और उतने साथ में उतने ही भर दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं 118 किसी का आ गया एक ही में भर दो, भरने के कुछ नियम होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। आप बाव के नियम से भी बताऊंगा सभी के नियम, ठीक है, बोरबरी के नियम से। चलो इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर कक्षक में होगा और नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मगर भाई मगर 0.006 प्रोटॉन होते हैं। कितने? 0.006। कहाँ से आया? उसका जब मैंने वेट देखा, इसका आप वेट देखिएगा तो इसमें लिखा है 1.006 इतना है, और एक तत्व के रूप में तो 1.008। अब इतने प्रोटॉन हैं इसमें और इतना क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन का वजन तो जोड़ते नहीं बाहर के, जब बाहर की बात करते हैं, भूल तो नहीं गए अभी। तो इतने इसमें प्रोटॉन है और एक क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐड कर दिया गया। तो इसीलिए इसका आप देखिए 0.006 इतनी कम संख्या है, इसीलिए हम इसका परमाणु जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें जहाँ पर भार की जरूरत पड़ेगी तो उसका भार हम एक ही मानते हैं। अच्छा, हम किसी और की तरफ हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का जो है प्रोटॉन ये होता है परमाणु, सॉरी ये होता है नाभिक। ये नाभिक और ये क्या बनाया, आवर्त। अब क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दूसरे नंबर पर आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब कहीं भी होगा एक ही। अच्छा, आपने एक बात थोड़ी सी याद कर लीजिए कि जो एक पहला आवर्त होता है, पहले में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरे में अधिकतम 8। बस इतना याद कर लीजिए कि पहले में 2 और दूसरे में अधिकतम 8। इससे ज़्यादा आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो पहले में 2, अब 2 भर गए। अच्छा देखिए, इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, मतलब आगे आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार इसी का, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर मैं परमाणु भार की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनों का वजन तो जोड़ना नहीं मुझे। अब इसके अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इसमें 2 ही होते हैं, तो 2 दूनी 2 का दोगुना कर दो 4। इसका परमाणु भार कितना हो गया, यानी कि इसका भार बराबर आ गया 4 AMU। हमेशा ध्यान रखना भार AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया? चलो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, अब मैं रिवीजन करता हूँ थोड़ा। आज हमने तत्व के बारे में, रसायन विज्ञान क्या होना कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। आज हमने जाना परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है। अब देखिए परमाणु क्या होता है, मैंने बताया कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। उससे पहले मैंने अणु बताया था कि अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। और मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आपको जानकारी दे दी, इसमें कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, कहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं। कल मैं आपको तत्वों के बारे में जानकारी दूंगा, अन्य कोई जानकारी भी दूंगा जो आपके लिए ज़्यादा सही होगी। अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं उसी हिसाब से कल वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अच्छी लगे हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो तो एक लाइक, अन्यथा कोई नहीं। आप अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।